बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम अजमेर की जुड़ी हुई किसी ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बात करते हैं और उसकी गहराई तक पहुंचने के बाद उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उस तक पहुंचते हैं, उसके क्या उपाय होने चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या हैं, इस पर भी बात करते हैं। हमारे अधिकारियों की स्थिति, राजनेताओं की स्थिति पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मुद्दा जो है जिस पर हम सीधी बात करना चाहेंगे वो सीधी बात है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला कल सुनाया है जिसमें विद्वान न्यायाधीश अनिल दंड ने राजस्थान की सभी झीलों के संरक्षण के लिए बिल्कुल बाकायदा आदेश जारी किए हैं, कमेटियां बनाई हैं और कमेटियां बनाने के बाद में ये तय किया है कि जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त 18 नवंबर तक उनको ये रिपोर्ट दें कि उनकी जो उनके हिस्से में झील आती है, उनके जो ज़िले में, उनके क्षेत्र में जो झीलें आती हैं उनकी क्या स्थिति है, उस पर कितना अतिक्रमण हो रखा है, उनके मूल स्वरूप को लाने के लिए क्या क्या अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए सीधी बात में, जैसा आपको मालूम है कि हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर साहब को इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और ये कार्यक्रम उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पित कार्यक्रम है। उसमें वो उनकी जो अनुभव हैं, उनकी जो विद्वता है, उनका जो माहिर और उनका प्रमाण पत्र जो है वो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ओम माथुर साहब का स्वागत करता हूं कि ओम जी आप इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं और धीरे धीरे इसकी व्यूअरशिप इतनी बढ़ती जा रही है कि अब स्थितियां ये आ रही हैं कि हम 1 लाख तक छू गए हैं पूरे उसको। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए सुरेंद्र जी, हाई कोर्ट के जज अनिल दंड ने जो फैसला दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण और आज के संदर्भ में बेहद ज़रूरी है जी, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान पूरे देश में नदी, नाले, झीलें और जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो जिस तरह खत्म हो रहे हैं या समाप्त किए जा रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत जरूरी है जी। और उन्होंने अपने निर्णय में बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे पूर्वजों ने पानी नदियों में देखा था, हम पानी नालों में देख रहे हैं और अगर ये स्थिति रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी कैप्सूल में देखेगी। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है। उन्होंने एक बात और कही है कि हो सकता है आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो हो वो पानी के लिए हो और आप जानते हैं पानी की लड़ाई हम देखते रहते हैं, हो रही है, मतलब नल आता है तो किस तरह झगड़े होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह कि झीलों में, जैसे हम आना सागर की बात करते हैं उदाहरण के लिए अजमेर में, अजमेर आप भी, जब हमने आना सागर का कैचमेंट जो देखा है, मेरा मानना रीजनल कॉलेज के बाहर आपने पानी छुआ होगा, बिल्कुल, जी मॉल के बाहर तक पानी आया करता था, बिल्कुल, महावीर कॉलोनी के बाहर तक पानी आया। अब आप पूरे 8 किलोमीटर घूम के आ जाए, पानी सड़क पे रहा करता था, लेकिन आज आप देखिए पानी कहाँ है। तो आना सागर की जब स्थिति होगी तो आप सोचिए और जिलों की स्थिति क्या होगी। दूसरी बात यह है कि सरकार और प्रशासन भी इसके लिए मैं बराबर दोषी मानता हूँ, जिम्मेदार मानता हूँ जी। आना सागर झील में यूआईटी ने भी, आपको ध्यान है, सागर विहार कॉलोनी काटी जी, आपको ध्यान है, करनी विहार, महावीर कॉलोनी, ये किसने काटी? यूआईटी ने काटी। यानी सरकार ने खुद अतिक्रमणों या अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया अपनी ओर से। आप नाम है सागर विहार, मतलब जहाँ सागर नदी नाले का पानी आता हो, आपने सागर विहार को कॉलोनी बसा दी, वहाँ मकान कैसे हो सकते हैं? आम का तालाब, वहाँ तालाब था, आपने पाल बीच हिला। तो ये सारी चीजें जिस तरह हो रही है, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार और प्रशासन को लागू करने के लिए पूरा प्रयास करने, जो मेरा कहना है कि खुद हाईकोर्ट को निगरानी के लिए अपने स्तर पर समिति बनानी चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रशासनिक स्तर पर भी हाईकोर्ट को गुमराह किया जाता है, जैसा हमने एनजीटी के मामले में अजमेर में 7 वंडर्स को देखा है। आपने देखा, गलत, बिल्कुल गलत रिपोर्ट बराबर दी गई है और बराबर आज भी दी जा रही है, आज भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उनको। आप सही करें, लेकिन अच्छी बात है ओम जी कि अभी जो हाईकोर्ट ने फैसला किया है, उस फैसले के अंदर उन्होंने सीएस को ये एक कमेटी बनाई है, राज्य स्तर की कमेटी बनाने के लिए, इसमें राज्य स्तर की सभी जिलों पर होंगी और वो झील जो जिन जिन जिलों के अंदर है वहाँ जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को इस समिति के लिए बनाया गया है और उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई है। वो 2 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट्स देंगे कि उनके यहाँ क्या मूल स्वरूप के अंदर कितनी झीलों के अंदर अतिक्रमण हुए। तो एक अच्छी बात, एक आपने बहुत अच्छी बात जो कही, जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बात की तस्दीक करता हूँ कि एक ज़माना था कि जब जो पानी था वो रीजनल कॉलेज तक आया करता था। अब भी आया, इस बार बारिश हुई, पानी आया रीजनल कॉलेज तक। उसमें आप डूब क्षेत्र नहीं मानते हैं उसे, आप वेटलैंड नहीं मानते उसे, लेकिन पानी मानता है। पानी अपना हक जानता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र ये है
इस बार आया और उसने ये बता दिया कि मेरा डूब क्षेत्र कहाँ है। वो सीधा मित्तल हॉस्पिटल पर पहुंच गया, पानी ने सीधा यहाँ कब्जा किया, पानी सीधा अपने दीनबंधु चौधरी जी का जो मकान है और ये सामने का जो एरिया है वहां तक पहुंच गया। ये इसका डूब क्षेत्र है। अपन ने 2 उदाहरण देखे ना, एक तो आना सागर उदाहरण देखा अपन ने, जहाँ जहाँ डूबते तो आना सागर पहुंचा। एक आप 20 तालाब देखिए जी, 30 साल से सूखा पड़ा था वो जी, उसमें 26 फुट पानी आ गया है और उसके बीच में बहुत चेक डैम बने हुए हैं, यानी पानी अपना रास्ता तलाशता हुआ आता है। और इसलिए हमारे शहर में पानी सड़कों में बहता है, क्योंकि हमने नाले और उनके जल स्रोतों को बंद कर दिया। पहली बार पानी ज्यादा आया तो सड़कों में फैल गया, क्योंकि फैसागर सालों से खाली पड़ा था, इस बार पूरा भरा, उसका पानी आना सागर में आया। आना सागर का पानी आगे नहीं जा पाया, जबकि आप ध्यान होगा पहले आना सागर का पानी 84 तालाब होते हुए, कायर तालाब होते हुए कहाँ जाता था, इधर पाल बिचला होता हुआ, खानपुरा होता हुआ, बहुत आगे लूनी नदी में मिल जाता था। अब लेकिन बिल्कुल रास्ते बंद हो गए, सड़कों में बहता है पानी, फिर ये पानी संकट ही पैदा करता है। आप देखिए फैसागर का संरक्षण किया गया तो वहां जल वितरण शुरू हुआ, भले थोड़ा सा हो रहा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो हम इसका मतलब पानी की कमी नहीं, और प्रकृति पानी देने में कोई कंजूसी भी नहीं कर रही, हम उसको सहेज नहीं पा रहे। अब देखिए एक चीज है ओम जी, मैं बात करूं आपसे, फैसागर की बात चली, फैसागर में पिछली बारिश के अंदर पाल टूटने का करीब पहुंच गई, कट्टे लगा लगा कर हम लोगों ने उसको रोका। अब पानी रुक गया है, कट्टे अब भी रोके हुए हैं। मतलब आप ये देखिए कि जब पानी बारिश चली गई है, कोई स्कोप नहीं, तो उस कट्टों को हटाकर उस जगह परमानेंट दीवार मतलब बनाई जाए, वो कोई काम नहीं हो रहा। मतलब वो तब होगा जब फिर बारिश आएगी, फिर कोई कट्टे लगेंगे, वो होगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ओम जी, कि 2 वर्ड्स हैं, एक तो है वेटलैंड, एक होता है डूब क्षेत्र। तो वेटलैंड जो है, जिसको ये वेटलैंड बता रहे हैं अभी, जहां अभी कल कार्रवाई की गई, 39 दुकानें या शोरूम जो सीज किए गए, वो वेटलैंड पर बने हुए बता रहे हैं, जबकि वो वेटलैंड नहीं है, वो डूब क्षेत्र है। वो डूब क्षेत्र है, वो एफटीएल है, फुल टैंक लेवल आना सकता है। हाँ, अच्छा, फिर क्या है कि जो वेटलैंड कौन सी है? वेटलैंड वो है जिसमें रीजनल कॉलेज बना हुआ है और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वो जो बने हुए वो वेटलैंड एरिया है। तो इन्होंने मतलब बराबर आप एनजीटी को भी बेवकूफ बनाए जा रहे हो, आप बराबर हाईकोर्ट को भी गलत सूचना दे रहे हो। और वजह पर अगर बात की जाए तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वजह है कि ये लोग गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, ये गलत सूचना दे रहे हैं? इसमें राजनीतिक प्रभाव और जो प्रशासनिक प्रभाव है उस पर आप से मैं पूछना चाहूंगा। देखिए सुरेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है, प्रशासन और राजनेताओं के मिली भगत जिसमें कह सकता हूँ, बिना कुछ भी अतिक्रमण, अवैध निर्माण कुछ भी संभव नहीं है, कम से कम हमारे देश में। तो जी आप मुझे बताइए, आना सागर में निर्माण कार्य हुए, ये आजकल में तो हुए नहीं, 2 दिन के तो नहीं है, सालों से हो रहे हैं जी। अच्छा, वो सड़क कैसी नहीं, रोड निकलते नहीं लोग, अफसर भी निकलते हैं, नेता भी निकलते हैं, लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं जाता। उसका कारण बहुत से हो सकता है, आपको पता है क्या कारण होते हैं, लेकिन जब बाद में कोई अदालत में जाता है या कानूनी कार्रवाई होती है तो कार्रवाई की। इससे आप देखिए, जो अतिक्रमी है, हालांकि वो उसकी गलती है, क्योंकि आप कहीं कब्जा करके बैठते हो, आप उसका कानून अधिकार आपको नहीं मिल सकता, वो गलत तो गलत है। लेकिन आपने जब उस कब्जा किया या अवैध निर्माण किया तो पहले आपने उसकी किस्त नगर निगम, एडीए, जो भी अधिकारी शुरू से नीचे से लेके, उसके बाद जब तोड़फोड़ हुई वो नुकसान आपने भुगता, और अब आप सीधे हो गई, वो नुकसान आप भुगतोगे। तो वो तो गलत कर रहा है, वो तो भुगत रहा है, लेकिन उसको गलत के लिए प्रोत्साहन करने वाले वो साफ व्हाइट कॉलर है। व्हाइट कॉलर है, बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूं, जब आपने देखा कि आप अगर मानते हैं आना सागर में कब्जे 1990 से शुरू हुए जी और अभी तक चल रहे हैं, तो आप 90 के बाद से आधिकारिक सूची बनाइए कि कौन कौन यूआईटी में कमिश्नर था, सेक्रेटरी था, नगर निगम में कौन कौन आयुक्त था, जनप्रतिनिधि कौन कौन थे, इनके नाम जिम्मेदारी तय कीजिए हम। बिल्कुल, बहुत सही बात क्या किया, बिल्कुल सही कहा आपने। आप कमिश्नर से आपने क्या कार्रवाई की, आप आयुक्त थे आपने क्या कार्रवाई की? आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आप सिर्फ देखते रहे, और जब कोर्ट में कोई जाता है, डंडा पड़ता है, आप कार्रवाई कर देते हैं। तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। और राजनेताओं को, मेरा ऐसा मानना है कि आज भी हमारी अफसरशाही है वो राजनीति से बहुत प्रभावित है, राजनीतिज्ञ उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। हमारे यहाँ कलेक्टर से लेकर, मेरा मानना है कई बार बाबू तक इनकी सिफारिशों पर आते हैं, और नहीं आता उनको ज्वाइन नहीं करने दिया जाता है। तो या तो नेता तय कर ले राजनीतिक की हमारी सिफारिश से कोई नहीं आएगा, तो अधिकारी भी डरेंगे उनसे, वो कार्रवाई से हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन जब मैं किसी सिफारिश से आऊंगा तो मुझे पता है मुझे कौन प्रश्रय देगा। तो इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो दोषी कराने के हैं इन चीजों को, जो नदी झीलों नालों पे कब्जे के जिम्मेदार लोग हैं, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ओम जी, सबसे बड़ी बात है, झीलों का पर जो जितने भी लोग थे जिन्होंने किया, वो क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ये जानते हैं कि हम लोगों को अपनी जेबें भरनी है और फिर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम दूसरी जगह जाएंगे, फिर यहाँ झील पर कब्जा करवाया, वहाँ तालाब पे करवाएंगे, कहीं और दूसरी जगह करवाएंगे, उन लोगों को कोई नहीं। लेकिन आपकी इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा तरजीह देना चाह रहा हूँ कि ओम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि और कुछ नहीं तो कम से कम एक काले कारनामों की लिस्ट वाले लोगों का कलंकित पुरुष
कलंकित अधिकारी की सूची वो हर साल जारी हो और उसमें ऐसे लोग बागों के, ऐसे कलंकियों के नाम उस पर लिखे हैं ताकि इनके बच्चे देखें कि हमारे माँ बापों के नाम कलंकित सूची में है। आपको यह ध्यान होगा पिछले राजस्थान में कुछ समय पहले एक शुरू हुआ था, भ्रष्ट आईएएस की सूची बनने लग गई जी। उसमें पता लगता था कौन कितना भ्रष्ट है। तो उससे क्या होता है कि अधिकारियों में डर रहता है कि हम सार्वजनिक रूप से हमारा नाम जाएगा। तो अगर इस तरह से, और बहुत से लोग आज भी जो अधिकारी रहे नौकरी पे हैं, तो उन पर तो कार्रवाई की जाए ना, बिल्कुल की उनसे है, वसूली की जाए। अब आप मुझे कचेरी रोड बोलते हैं जो निर्माण का टूटे, कितने सालों से वो मुख्य मार्ग है शहर का, रोज अधिकारी निकलते हैं वहां से, रोज जनप्रतिनिधि निकलते हैं वहां से, नगर निगम वहां से कितना दूर है, एडी कितना दूर है, लेकिन हुआ वो इतने साल तक चला, अवैध था, तोड़ा जा सकता था, हिम्मत दिखाने। और फिर अब जैसे आना सागर या कहीं भी अतिक्रमण हो रहा है, दरगाह बाजार में आप देखिए, पन्नीग्राम चौक में देखिए, कहाँ कहाँ 25-25 मंजिल की वो बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो क्या उनके नक्शे पास नहीं हो? और नक्शे, एक और बात बता दूं आपको कि दरगाह क्षेत्र के अंदर ओम जी मेरा दावा है कि अगर सारे नक्शों की अगर उठाकर चेक की जाए तो आपको 50% तो नक्शे मिलेंगे नहीं, अपने ऑफिस में नहीं मिलेंगे, उनके पास मिलेंगे। और उनके पास जो नक्शे पास हैं वो नकली हैं, वो सारे नकली हैं। उनके ऊपर से ऊपर यहाँ कहीं भी अपने आप मेयर साहब यहाँ दस्तखत कर देंगे, पार्षद के साइन हो जाएंगे, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा, सारे काम हो जाए। तो ये नकली नक्शों की जांच अगर की जाए तो भी मालूम चलेगा कि अतिक्रमण क्या हुआ। लेकिन पिछले एक लंबे साल से, मैं समझता हूँ 25-30 साल के अंदर तो अतिक्रमणों की बाढ़ आ गई। और मैं ये मान नहीं सकता कि ये बाढ़ अधिकारियों या राजनेताओं की निगाह में नहीं है। लेकिन क्या है कि राजनेताओं के जो चिलगोजे होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो सारे के सारे उनको गुमराह करते रहते हैं। और उनसे, क्योंकि वो वोट होता है, वोट बैंक वही लाते हैं, वही जिताते हैं चुनाव, तो वो निश्चित रूप से उनसे दबते हैं और वो सामने नहीं आते और वो अपना खेल खेल जाते हैं। आपने देखा 20 साल के अंदर क्या 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 खेल नहीं हुआ। नगर निगम में पार्षद ने मुद्दे उठाए थे ना, हाँ, ध्यान होगा जी, उसने जीसी में कहा था बिल्कुल कि लिफाफे बढ़ते हैं, लिफाफे लेता हूं। हाँ, चंद्रेश पार्षद बिल्कुल सार्वजनिक रूप से बात कही थी, चंद्रेश सांकला ने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा था। और उस पर किस तरीके से जैसे मेमने पर भेड़िए झपटते हैं ना, वैसे सारे लोग झपटने लग गए थे, जबकि उसने कहा था मैं लेता था लिफाफा। बिल्कुल। तो इससे साबित होता है ना कि पैसों का खेल चलता है। और आप तो 50% बताने में कह रहा हूं कि इस शहर के अंदर जो 90% निर्माण कार्य हैं, स्वीकृत नक्शे भी हैं, वो भी अवैध इसलिए कि 1+2 1+3 मंजूर होता है। 8-8 मंजिल बना लेते हैं लोग, 9-9 मंजिल बना लेते हैं। आप इधर देखिए, कई बार तो ऊपर देखना पड़ता है, गर्दन नहीं ऊपर। अजमेर जैसे शहर में जब 20 फुट की गली है या 15 फुट की गली है, वहाँ 8-8 मंजिला निर्माण, आप बताइए कैसे ना हो पा रहे। और मेरा मानना है सुनिए, शहर के विकास के लिए सिर्फ बड़े बड़े मॉल या बड़ी बड़ी इमारतें जरूरी नहीं है, उसके लिए बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज, ये शहर के विकास की निशानी है। और अगर इनको साथ लेके चलेंगे हम, पार्किंग, यातायात, तो ये शहर विकास के रास्ते में चलेगा। आप 12 फुट रोड पर 10 मंजिला होटल बना देंगे, वहां कौन आना पसंद करेगा? और दूसरे खतरे कितने हैं इसके, गिर जाने के कितने खतरे हैं, आग लगने के कितने खतरे हैं, आग बुझाने के कितने खतरे हैं। और इस तरीके से आपने मतलब एक पूरे के पूरे शहर को आपने जिस आग की उसमें धकेल दिया है, ये बहुत चिंताजनक है। और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर इस फैसले पर अब प्रश्न ये उठता है कि ये फैसला, क्या अब तक फैसले ऐसे हुए नहीं है? नहीं हुए हैं। हाँ, बताइए। बहुत साल पहले अब्दुल रहमान वाले मामले में बहुत साल पहले फैसला हो चुका है। 1955 के पहले की स्थिति लाए जल स्रोतों के मामले में, 1955 यानी आज से 80 साल पहले की। चल 80 साल पहले की मत लाइए, आप 20 साल पहले की लेके आ जाइए। मैं कह रहा हूं अगर 20-25 साल पहले की भी आ जाएगी तो बहुत कुछ सुधर सकता है। और देखिए, पानी आपके जीवन की जरूरत है, पानी आपको चाहिए और पानी को अपना रास्ता चाहिए। आपको पानी चाहिए, पानी को अपना रास्ता चाहिए। दोनों अगर आप रोकोगे तो दुख आदमी को पाना पड़ेगा। और ये स्थिति आई है, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अजमेर तो, अच्छा सुरेंद्र जी, होता क्या है कि जब बरसात आती है, जब आपात स्थिति बनती है, आपत्ति पड़ती है, तब सब जागरूक हो जाते हैं। उस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम होता है, जैसा भी हो रहा है। लेकिन जय बरसात थमती है, हम 8-10 महीने वापस निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, कि अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगा। और हमने ये मान लिया था, मेरे को ऐसा लग रहा है आनंद सागर में जिन्होंने निर्माण कार्य किए, आनंद सागर कैचमेंट में घुसे जाए, उन्होंने मान लिया था बरसात नहीं आएगी। या फाई सागर के रास्ते बांडी नदी पे जो निर्माण का 80-90, आप बताइए, एडीए ने उसको नोटिस दिए, उनको 3-3, 6-6 साल भर हो गया है। हाँ। क्यों नहीं तोड़ते उनको? हाँ, नहीं तोड़ रहे, क्यों नहीं तोड़? और परेशानी है कि पहले जो बाड़ी नदी थी, जिसका कैचमेंट एरिया 80 फुट का हुआ करता था, वो अब इन्होंने नाली बता दी उसे, 15 फुट की नाली है। वो जब वो चलती थी वहां से वो 70 फुट थी और यहाँ पे आते आते वो 18 फुट आ जाती। हाँ। तो आप बताइए कहाँ गया वो? और आप क्यों नहीं तोड़ते? ये मेरा ऐसा मानना है, मुझे अगर ये बात पता है कि मैं नदी के कैचमेंट में हूँ, मेरा भी दोष है, मैं क्यों मकान बनवा रहा हूँ जी। दूसरा दोष, एडीए जो है नगर निगम में नक्शे कैसे पास करिए। और रोचक बात है, नक्शे पास हो रहे हैं, बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं, पानी कनेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन वो तोड़ा नहीं जा रहा। हम पहाड़ खाली कर रहे हैं, पहाड़ों को खाली करने की बात को, पहाड़ों पर नक्शे कैसे बिजली पहुंच रही है, कैसे पानी पहुंच रहा है, मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंच रही है, सरकारी। दूसरी बात क्या, अब जैसे
हमने यहाँ पे देखा वैशाली नगर में जो परसों सीजिंग हुई, अब वह 7 वंडर बना हुआ है, वो सरकारी है। हाँ, उसको नहीं कर रहे आप। हालांकि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो ताबूत बनाए गए हैं उसका हाँ, कोई औचित्य नहीं, कोई औचित्य नहीं है, ना पाथवे का ना ये। अगर उस दिन उसको भी सीज किया जाता तो एक मैसेज जाता, कि बहुत अच्छा। सरकारी स्तर पे भी सीजिंग हो सकती है, सरकार अपने खिलाफ भी जा सकती है प्रशासन, तो उससे जो और अतिक्रमण में मैसेज जाता कि डर बैठता, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। वह एक्टिविटी सारी कॉमर्शियल हो रही है और बाकी सब शांत कर दिए। बिल्कुल। जिसका दोष उनका, उतना जिन्होंने 7 वंडर बनाए तो उनका भी उतना ही दोष, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा कि हमने किस गंभीरता से इस मुद्दे पर बात की। हमारे समय की सीमा है, वरना इस बात पर हम और लंबी बात भी खींच सकते थे, बात करने की ज़रूरत भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे क्षमा चाहेंगे, समय की सीमा है। ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने अनुभवों का लाभ हमारे को दिया, हमारे शहर को दिया, हमारे स्टूडियो को दिया। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।